नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यूएन अफ्रीका को $200 मिलियन देगा। यानी अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी विकास बैंक जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने के लिए महाद्वीप की क्षमता को मजबूत करने के लिए अफ्रीकी राज्यों को $200 मिलियन प्रदान कर रहे हैं। अफ्रीकी संघ आयोग में सतत पर्यावरण और ब्लू इकोनॉमी निदेशालय के निदेशक हरसेन न्याम्बे ने केन्या की राजधानी नैरोबी में कहा, अनुदान का एक हिस्सा अफ्रीकी देशों को दिया जाएगा ताकि वे मौसम परिवर्तन का निरीक्षण कर सकें। स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित और कम कर सकते हैं। न्याम्बे ने खुलासा किया कि फंडिंग अफ्रीकी वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन पर शोध करने में भी सहायता करेगी ताकि महाद्वीप क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देने वाले जलवायु समझौतों पर बातचीत कर सकें। इसमें संचार, आउटरीच और वकालत के लिए व्यापक रणनीतियों का विकास शामिल है ताकि महत्वपूर्ण जलवायु जानकारी सभी हितधारकों तक पहुंच सके। प्रश्न क्या बनेगा? जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यूएन अफ्रीका को कितने मिलियन डॉलर देगा? $200 मिलियन। अगली न्यूज़ कौन सी है? आरबीआई चरणबद्ध तरीके से 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए लगाए गए वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ने चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद करने का निर्णय लिया, जिसे 2000 रुपये के नोटों की वापसी के बाद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए रखा गया था। 10 अगस्त को आरबीआई ने बैंकों को 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों में वृद्धि पर 10% की वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने का आदेश दिया। वर्तमान और उभरती तरल स्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आईसीआरआर के तहत जब्त की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि सिस्टम तरलता को अचानक झटके का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। 31 अगस्त 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपए है। प्रश्न क्या बनेगा? रिजर्व बैंक ने चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील को बंद करने का निर्णय लिया, जिससे 2000 रुपये के नोटों की वापसी के बाद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए रखा गया था। तो नकद आरक्षित अनुपात यानी आईसीआरआर। अगली न्यूज़, भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 18वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन बहुत धूमधाम से दिल्ली में शुरू हुआ क्योंकि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख नई दिल्ली के भारत मंडपम में एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज सहित और भी लोग ने भाग लिया। इस वैश्विक आयोजन के दौरान दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन तक के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद थी। अफ्रीकी देशों का 55 सदस्यीय गुट G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला केवल दूसरा क्षेत्रीय संगठन बनकर यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। शिखर सम्मेलन मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है, जिनकी सरकार ने अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले भारत के भू राजनीतिक महत्व को उजागर करने के लिए सामान्य रूप से शांत रहने वाले G20 अध्यक्ष पद को एक ब्रांडिंग माध्यम में बदल दिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया रास्ता तय करेगा। अगली न्यूज़, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली में शिखर सम्मेलन में कौन G20 का स्थायी सदस्य बना? तो अफ्रीकी संघ। अगली न्यूज़, यूके यूरोपीय संघ के क्षितिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में फिर से शामिल हुआ। यूके यूरोपीय संघ की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान योजना होराइजन में फिर से शामिल हो गया। यूके स्थित वैज्ञानिक और संस्थान
81 बिलियन यूरो फंड से धन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि ब्रिटेन ने 2020 में औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया तो ब्रेक्जिट व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में एसोसिएट सदस्यता पर सहमति हुई थी। हालांकि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर असहमति के कारण यूके को पिछले 3 वर्षों से इस योजना से बाहर रखा गया है। ब्रिटेन यूरेटाम R&D नामक परमाणु अनुसंधान गठबंधन में दोबारा शामिल नहीं होगा। हालांकि परमाणु संलयन पर विशेष रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौता है। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया गया है कि यूके होराइजन और कॉपरनिकस दोनों में अपनी भागीदारी के लिए प्रतिवर्ष औसतन लगभग 2.6 बिलियन यूरो का योगदान देगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन यूरोपीय संघ की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान योजना होराइजन में फिर से शामिल हो गया? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगली न्यूज़, राजीव राम और जो सैलिसबरी ने यूएस ओपन के पुरुष युगल फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराया। महिला युगल में न्यूजीलैंड कनाडाई जोड़ी एरन राउटलेफ और गैब्रिएला डाब्रोवस्की ने पहले सेमीफाइनल में चीन की वांग जिन्यू और ताइवान की हसी सू वेई को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी रूसी जोड़ी लॉरा सीजमंड वेरा जोना रेवा ने अमेरिकी ब्राज़ील की जोड़ी जेनिफर ब्रैडी लुइसा स्टेफानिन को हराया। पुरुष एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका के गैर वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन को हराया। प्रश्न क्या बनेगा? राजीव राम और किसने यूएस ओपन के पुरुष युगल फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराया? तो राजीव राम और जो सैलिसबरी की जोड़ी ने। अगली न्यूज़ कौन सी है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत में सिंगापुर के साथ नए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ बैठक के दौरान सिंगापुर के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते से सिंगापुर की कंपनियों को यूके में निवेश करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास मिलने की उम्मीद है और इसके विपरीत इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार और विकास का सृजन होगा। इसमें कहा गया है कि हम आगे मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें भारत के साथ एक समझौता भी शामिल है जो किसी यूरोपीय देश के साथ हस्ताक्षरित पहला देश होगा। इसमें सिंगापुर की नई डिजिटल और इंटेलिजेंस सेवा और यूके के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी के माध्यम से साइबर जैसे डोमेन में नए और उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए सहयोग शामिल है। प्रश्न क्या बनेगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत में किस देश के साथ नए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के साथ। अगली न्यूज़, सऊदी अरब अमेरिका ने एशिया यूरोप हरित पारगमन गलियारे स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए राज्य के माध्यम से हरित पारगमन गलियारे स्थापित करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रांसमिशन केबल और पाइपलाइनों के माध्यम से नवीकरणीय बिजली और स्वच्छ हाइड्रोजन के पारगमन को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही रेल लिंकेज का निर्माण करना है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार और माल के परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? इसके बारे में समझ लें। रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल है। राजा कौन है? राजा मतलब वहाँ भी राष्ट्रीय सिस्टम चलता है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। क्वेश्चन क्या है? सऊदी अरब ने किसके साथ एशिया यूरोप हरित पारगमन गलियारे स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका के साथ। अगली न्यूज़, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनिस ऑस्टिन, जिन्होंने लगभग 36 साल पहले पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया था, जिससे सारे प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, उनका अमेरिका में निधन हो गया। सॉफ्टवेयर फर्म फोरथॉट द्वारा 1987 में जारी पावर पॉइंट ओवरहेड प्रोजेक्टर का डिजिटल उत्तराधिकारी था, जिसने स्लाइड बनाने की श्रम गहन प्रक्रिया को बदल दिया। कंपनी ने 1987 में सॉफ्टवेयर जारी किया और कुछ ही महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी को $14 मिलियन में खरीद लिया। 1993 तक पावर पॉइंट की बिक्री $100 मिलियन से अधिक हो रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड सहित अपने ऑफिस उत्पादों की स्वीट में पावर पॉइंट को एकीकृत किया। ऑस्टिन ने सेवानिवृत्त होने तक 1985 से 96 तक पावर पॉइंट के प्राथमिक डेवलपर के रूप में काम किया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फोरथॉट का अधिग्रहण करने के बाद ऑस्टिन ने पावर पॉइंट के विकास का नेतृत्व करना जारी रखा। वह 1996 में सेवानिवृत्त हुए।
हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? तो पावर पॉइंट के। अगली न्यूज़, यूके ने $2 अरब की सहायता की घोषणा की, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिबद्धता है। यूके के प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्लाइमेट फंड में $2 बिलियन की योगदान की घोषणा की, जो दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए यूके द्वारा की गई सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिबद्धता है। यूनाइटेड किंगडम ग्रीन क्लाइमेट फंड में 1.62 बिलियन यूरो यानी $2 बिलियन का योगदान देगा, जिससे COP15 में कोपेनहेगन समझौते के बाद 194 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। GCF सबसे बड़ा वैश्विक कोष है, जो विकासशील देशों को वैश्विक उत्सर्जन को कम करने और समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है। यूके ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें 2021 और 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर 11.6 बिलियन पाउंड खर्च करने का वादा भी शामिल है। प्रश्न क्या बनेगा? यूके के प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्लाइमेट फंड में कितने $1 बिलियन की योगदान की घोषणा की, जो दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए यूके द्वारा की गई सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिबद्धता है? तो $2 बिलियन। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अमेरिका ने 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की पुष्टि की। दिल्ली शिखर सम्मेलन ने अधिकांश लोगों को समाधान प्रदान किया। अमेरिका ने पुष्टि की है कि वह 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अमेरिका ने कहा कि वह G20 के लिए और भारत की G20 प्रेसिडेंसी में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी शुरुआत 2024 में ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी और 2025 में दक्षिण अफ्रीका की प्रेसिडेंसी से होगा। अमेरिका समता और न्याय पर आधारित वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए G20 पहल के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 2026 में G20 की मेज़बानी करेगा। G20 में उन्होंने कम और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से अधिक हेडरूम और रियायती वित्त जुटाने के लिए G20 भागीदारों को एकजुट किया। यह पहल बैंक को एक बेहतर और बड़ा संस्थान बनाएगी, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सबसे गरीब देशों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पैमाने और गति पर संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। अमेरिकी निर्यात आयात बैंक अपने शासन ढांचे के अनुरूप चुनिंदा द्विपक्षीय ऋण देने में ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सह आयोजित एक कार्यक्रम में बाइडेन और भागीदारों ने एक ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की, जो यूरोप से एशिया तक कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करेगा, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा, साथ ही ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सहयोग भी करेगा। बाइडेन ने लोबिटो कॉरिडोर में निवेश का विस्तार करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक नई साझेदारी की भी घोषणा की। प्रश्न क्या बनेगा? अमेरिका ने 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की पुष्टि की है। 2024 में ब्राज़ील और 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।